scientist Albert Einstein said, "Once you stop learning, you start dying." यानी कि इंसान जब अपनी जिंदगी में सीखना बंद कर देता है तो वो लगभग मृत होने के समान है। Hey guys, this is Tejas Competition Platform and welcome back to my YouTube channel. हम राजस्थान जीके की जो वीडियो सीरीज है वो देख रहे थे और हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो आज आप पहली बार देख रहे हैं, तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ आपको राजस्थान जीके से जुड़े हुए मोर वीडियोस मिलेंगी, उनमें आप टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हैं। अब तक हमने राजस्थान जीके का जो बेसिक पार्ट था वो कवर अप कर लिया था, यानी कि राजस्थान की स्थिति, विस्तार, अक्षांशीय, देशांतरीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय और भौगोलिक जो स्थिति है, जो बेसिक जियोग्राफिकल फीचर है, उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज हम नया टॉपिक पिकअप करने वाले हैं जो रहेगा मरुस्थलीकरण। मरुस्थल क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और कौन कौन से हैं, कितने प्रकार हैं। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम ये बेसिक चीज़ें स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की, जो कि बेस्ट है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। नाम हमने सबने सुना है, मरुस्थल, डेजर्ट, हम जानते भी हैं, कईयों ने देखा भी है, अलग अलग देशों में है, अलग अलग महाद्वीपों में है, हमारे देश में है, हमारे राज्य में है। इनफैक्ट राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल जो है वो एक पर्टिकुलर कोई शब्द नहीं है अपने आप में, ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग था सखरा। सखरा एक शब्द है अरबी भाषा का और उसी का रूपांतरण किया गया है और नाम दिया गया है मरुस्थल। क्या नाम दिया गया है, मरुस्थल। और नाम क्या था अरबी भाषा का, सखरा। ये नाम था, ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बंजर जमीन, अनउपजाऊ जमीन, जहाँ हम कुछ भी उपजाऊ नहीं कर सकते हैं, जहाँ हम खेती है या फिर कुछ भी किसी भी तरह की जहाँ जल संसाधन नहीं होते हैं, वो जमीन जो है जिसे हम ऊसर भूमि कहते हैं, बंजर जमीन कहते हैं, बैरन लैंड जो होती है, वो है अरबी भाषा का शब्द सखरा और उसी का हिंदी रूपांतरण क्या है, मरुस्थल। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि मरुस्थल का मतलब क्या हुआ, जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ आर्द्रता की कमी होती है और जहाँ उपजाऊ जमीन की कमी होती है। तो ये तो है मरुस्थल के मेन लक्षण। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ वर्षा कितनी होती है। देखिए, कुछ मानक फिक्स किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड्स होती है बारिश के लिए वो फिक्स की गई है और उसी के आधार पे संपूर्ण विश्व को स्टडी के लिए जियोग्राफिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या मानक है, तो यहाँ ये स्टैंडर्ड है कि 25 सेंटीमीटर से बिलो, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम अगर किसी स्थान पर वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा का औसत अगर 25 सेंटीमीटर से डाउन रहता है, तो वो जो क्षेत्र है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो मरुस्थल की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि किसी भी स्थान को मरुस्थल अगर घोषित किया जाता है तो वो किस बेस पे किया जाएगा, वो वहाँ होने वाली वर्षा के आधार पर किया जाएगा। कैसे, 25 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हो रही है तो उसे मरुस्थल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की रेगिस्तान नियंत्रण कार्य योजना है, उन्होंने क्या इसके बारे में डेफिनेशन दी है, क्या बताया है, वो हम देखेंगे। उन्होंने ये कहा है कि मानवीय कारकों से निर्मित बंजर भूमि जो है वो कहलाएगी मरुस्थल। इन्होंने मेन फोर्स दिया है मानवीय कारक। मानवीय कारक का मतलब है कि इंसान जिम्मेदार है। इनका ये मानना था, जो संयुक्त राष्ट्र की रेगिस्तान नियंत्रण कार्य योजना थी, इनका ये मानना था कि मरुस्थलीकरण जो है, रेगिस्तान बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, वो है मानवीय कारक। मनुष्य जिम्मेदार है, चाहे वो वनों की कटाई करके है या फिर वो अपने स्वार्थ के लिए है या फिर वो किसी भी तरीके से चारागाह की भूमि बना करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटता है, नुकसान पहुंचाता है जमीन को। तो इन्होंने फोर्स किया था मानवीय कारकों पर। और इसी के साथ इन्होंने एक बात और कही थी, ये जो कार्य योजना थी इसने एक बात और बताई थी कि जो मानवीय कारक है और इनके साथ में इन्होंने कहा था कि प्राकृतिक कारक भी उत्तरदायी हैं, लेकिन मेनली मानवीय कारकों को उत्तरदायी कहा है। इसके बाद है कि मैक्सिमम कहाँ है मरुस्थल, तो वो है एशिया और अफ्रीका में। देखिए, मरुस्थल जो है वो पर्टिकुलर एक जगह, पर्टिकुलर एक महाद्वीप में या एक ही स्थान पर नहीं है, वो अलग अलग जगह, अलग अलग महाद्वीपों पे अलग अलग मात्रा में है। कहीं काफ़ी ज़्यादा है तो कहीं की ज़मीन काफ़ी कम है, बंजर ज़मीन जो है। तो मरुस्थल सबसे ज़्यादा एशिया और अफ्रीका में है।
संपूर्ण विश्व का जो डेजर्ट है यानी कि 100% जो डेजर्ट है पूरे विश्व के मरुस्थल का 70% भाग जो है वो एशिया और अफ्रीका में है। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में जो फैला हुआ रेगिस्तान है वो है 70%, और जो रिमेनिंग 30% है वो अलग अलग महाद्वीपों में रहेगा। तो मरुस्थलीकरण जो हमने देखा है ये किस तरीके से है, किस तरीके से इसका विस्तार है, ये हम देखते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा। तो जो मरुस्थल है वो अलग अलग तरीके से विस्तृत नहीं है, ये एक सीक्वेंस में विस्तृत है। सीक्वेंस में विस्तृत होने का मतलब है कि एक पट्टियां हैं, इनकी 2 तरह की पट्टियां होती है। ये देखिए ये है उत्तरी गोलार्ध का भाग और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध का भाग। ये है 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, जिसे हमने 0 डिग्री से डिनोट किया है, वो है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो हमने पहले भी देखा था, वो उत्तरी गोलार्ध है, और उसका जो नीचे का पार्ट रहेगा वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें होता क्या है कि ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है मकर रेखा। तो अब यहाँ क्या है, ये भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों ओर, यानी कि भूमध्य रेखा से लगभग बराबर दूरी पर जो है वो रेगिस्तानी पट्टियां विस्तृत है। यानी कि ये जो भाग आता है, ये वाला, ये जो भाग आएगा ये रेगिस्तानी भाग मरुस्थल कहलाएगा। इसका विस्तार जो है ना वो सीरीज में होता है, और मेनली ये देखा गया है, जो रिसर्च की गई है उसमें ये पाया गया है कि जो मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। जैसे एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग जो है उसमें मरुस्थल है, और इसी के साथ अगर हम एग्जांपल देखें हमारे ही कंट्री का, तो जो इंडिया का पश्चिमी भाग है यानी कि राजस्थान, और राजस्थान का भी पश्चिमी भाग यानी कि जो जैसलमेर बाड़मेर वाले जिले हैं वो मरुस्थल है। तो एक बात तो तय है कि मरुस्थल कहाँ है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। मरुस्थल बनने के लिए क्या कारक उत्तरदायी होते हैं, तो मरुस्थल बनने के लिए अगर हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग देखें तो मानवीय कारक और इसके अलावा प्राकृतिक कारक, जैसे कि काफी तेज हवाओं का चलना, वर्षा का अनियमित होना, वर्षा की कमी होना, पानी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, काफी ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं का आना, इस तरीके से रेगिस्तान का निर्माण होता है। मरुस्थल के प्रकार क्या है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो क्लाइमेटिकली है, जलवायु के आधार पर मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शीत मरुस्थल, दूसरा है उष्ण मरुस्थल। शीत मरुस्थल, देखिए मरुस्थल जो है वो ज्यादा टेम्परेचर वाला ही नहीं होता है। मरुस्थल हम अगर देखें, मरुस्थल की सीधी सी डेफिनेशन ये होगी कि ऐसा भूभाग, ऐसी जमीन जो उपजाऊ नहीं है उसे हम मरुस्थल कह सकते हैं, जो बंजर है। तो बंजर जमीन का मतलब ये थोड़ी है कि जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वही जमीन जो है वो बंजर है। जहाँ बर्फ ज्यादा होगी वो भी तो बंजर जमीन है, वहाँ भी नहीं है पेड़ पौधे, वहाँ भी मानव नहीं रहना चाहता, वहाँ के जीव जंतु नहीं रहना चाहते, काफी कम होते हैं। तो यहाँ मरुस्थल के प्रकार जो है, शीत मरुस्थल का अगर हम देखते हैं तो ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ है। अगर हम देखें जो हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है बर्फ से पूरे ढके हुए हैं, और हमारे भारत का जो लेह लद्दाख का हिस्सा है वो भी पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो हो सकता है शीत मरुस्थल का हिस्सा हो सकता है। और उष्ण मरुस्थल तो हम लोग जानते ही हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल राजस्थान का मरुस्थल, थार का मरुस्थल हो सकता है, जहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और जहाँ बारिश की काफ़ी कमी होती है, 25 सेंटीमीटर से भी बिलो पर ईयर वहाँ वर्षा का वार्षिक औसत रहता है। तो ये क्या होगा, ये उष्ण मरुस्थल होगा। तो ये तो हमने बात करी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर। और अब हम इसके अदर्स पार्ट भी हैं वो भी देखेंगे। पहले बेसिक पार्ट्स देखेंगे। तो अगर हम बेसिक पार्ट्स पे जाएं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वास्तविक मरुस्थल जो मिला जुला होता है, और रेतीला मरुस्थल जहाँ रेत होती है, यानी कि थार का मरुस्थल जो है वो कैसा है, वो रेतीला मरुस्थल है। इसके अलावा तीसरा पार्ट जो चट्टानी मरुस्थल है वो है, तो वो भौगोलिक आधार पर है और ये जलवायु के आधार पर है। जो हमारे आगे आने वाले वीडियोस रहेंगे डेजर्टिफिकेशन के, मरुस्थलीकरण के, उसमें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मरुस्थल कहाँ कहाँ स्थित है, और वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये था मरुस्थल का आज हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि बेसिक है डेजर्टिफिकेशन का, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल स्टडी कि कौन कौन से डेजर्ट कहाँ है, क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग देखते रहें तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।